टर्म्स निकलती हैं, उसके बेस पे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। एग्जाम्पल में क्या था, शायद हमने पहला जो एग्जाम्पल किया था वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए किया था। अब जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जिनका या तो n डिफरेंट हो या l डिफरेंट हो या फिर दोनों ही चीज इसकी डिफरेंट हो। एग्जाम्पल देखो, एक सबसे पहले नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते क्या है, एक बार रिवाइज कर लो कंसेप्ट ये, या तो n डिफरेंट हो या l डिफरेंट हो या फिर दोनों ही अलग हो। ठीक है, इनको बोलते क्या है, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं एग्जांपल लिखती हूँ, और एग्जांपल मेरे पास है 4p 4d। ठीक है, अब देखो इसमें n की वैल्यू तो सेम है, n क्या है, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, इसमें भी n की वैल्यू सेम है, इसमें l की वैल्यू अलग है, क्या है, p और d। अगर p और d आ गए s के लिए, इसके बताओ p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1 और d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो दोनों अलग अलग हो गए, n सेम है l अलग है, तो कैसा सिस्टम हो गया ये, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब देखो इसके लिए मुझे निकालनी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। फाइंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर 4p 4d। क्या सिस्टम है, 4p 4d। सबसे पहले लिखते हैं 4p 4d के लिए s की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से मैं शुरू करती हूँ। देखो 4p 4d, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, s1 इक्वल टू, अब देखो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, तो s1 की वैल्यू 1/2 और s2 की वैल्यू भी 1/2। l1 की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिखी हुई है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2, l2 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम s का कॉम्बिनेशन करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू कितनी आएगी। तो कहाँ से कहाँ तक, s1 माइनस s2 2, s1 प्लस s2, तो कितना हो गया 1/2 माइनस 1/2 2, 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 0 और 1/2 प्लस 1/2 1। तो हमारे पास s यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई 0 to 1, तो दो वैल्यू आ गई आपके पास 0 और 1। अब वैल्यू निकालते हैं l की, l की वैल्यू होगी सेम, l1 माइनस l2 2, l1 प्लस l2, तो l1 की वैल्यू 1, l2 की वैल्यू 2, तो कहाँ से कहाँ तक 1 माइनस 2 2, 1 प्लस 2, तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 माइनस 2 की वैल्यू 1 और 1 प्लस 2 की वैल्यू 3, तो कितनी वैल्यू आ गई 1 2 3। अब देखो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो मेरे पास l की वैल्यू आ गई और एक आ गई मेरे पास s की वैल्यू, कितनी वैल्यू 0 और 1। तो इनको मैं ऊपर लिखती हूँ यहाँ पे, s की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, कौन सी 0 और 1, और ऐसे ही मेरे पास l की वैल्यू आ गई कौन सी 1 2 3, तो l की वैल्यू आ गई 1 2 3। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन क्वांटम नंबर थे उनको एक साथ किया, तो मेरे पास टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर थे उनको सेम किया, तो कितनी आ गई 1 2 3, तो इनके कॉम्बिनेशन से s की वैल्यू आ गई 0 और 1 और l की वैल्यू आ गई 1 2 3। अब क्या करते हैं, ls कपलिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन करो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, इधर निकालो। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में s इक्वल टू 0 l इक्वल टू 1, s इक्वल टू 0 l इक्वल टू 1, तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, s माइनस l टू l प्लस s। तो देखो कितनी वैल्यू आई j की, l माइनस s 1 माइनस 0 2 1 प्लस 0, तो 1 माइनस 0 1 1 प्लस 0 1, तो j की वैल्यू आ गई 1। सेकेंड कॉम्बिनेशन s इक्वल टू 0 l इक्वल टू 2, s इक्वल टू 0 l इक्वल टू 2, तो j की वैल्यू वही सेम, l माइनस s टू l प्लस s, l माइनस s टू l प्लस s, l की वैल्यू 2 माइनस 0 2 2 प्लस 0, 2 माइनस 0 2 2 प्लस 0 भी 2, तो j की वैल्यू कितनी आ गई 2। सेकेंड कॉम्बिनेशन से थर्ड कॉम्बिनेशन s
आएगी 3। नेक्स्ट देखो S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 2 3, फोर्थ S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, तो कहाँ से कहाँ तक J की वैल्यू 1 माइनस 1 2 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2, तो J की वैल्यू कितनी आई 0 1 2। फिफ्थ कॉम्बिनेशन S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, कॉम्बिनेशन J इक्वल टू 2 माइनस 1 2 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3, तो J की वैल्यू कितनी आई 1 2 3। सिक्स कॉम्बिनेशन एंड लास्ट कॉम्बिनेशन S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 3, S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 3। इसमें देखो J की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी 3 माइनस 1 2 3 प्लस 1, तो 2 3 4। आपके पास कितने कॉम्बिनेशन आए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 कॉम्बिनेशन आ गए। अब इन कॉम्बिनेशन जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनेगी उसको लिखते हैं, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ इधर वाले को मिटा देती हूँ, इधर तो टर्म लिखी हुई है आपके पास, तो एक काम करते हैं यहाँ को मिटा के भी लिखते हैं। मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखती हूँ कौन सी बनेगी। देखो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन के लिए लिखो S की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, J की वैल्यू पता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखी जाती है 2s plus 1 L J, तो 2s plus 1 S इक्वल टू 0 है, तो 2s plus 1 की वैल्यू आ गई 1 और L की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखा जाएगा P और J की वैल्यू कितनी है 1, तो पहली टर्म लिखी गई 1 P 1। सेकेंड टर्म देखो S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 2, S की वैल्यू 0 के लिए 2s plus 1 तो 1 ही रहेगा, L की वैल्यू 2 है तो D आ जाएगा, J की वैल्यू सेकंड के लिए कितनी है J की वैल्यू 2, तो 2। सेकंड टर्म आ गई 1 D 2। थर्ड में देखो S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 3, तो 1 F, J की वैल्यू 3 तो 3, तो S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1 के लिए कॉम्बिनेशन, S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 2 के लिए कॉम्बिनेशन, S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 3 के लिए कॉम्बिनेशन। ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आप लिख चुके हो। आगे देखो S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, J की वैल्यू 0 1 2, S इक्वल टू 1 है तो 2s plus 1 कितना हुआ 2 into 1 plus 1 2 plus 1 3, तो टर्म लिखी जाएगी 3। L की वैल्यू है 1, L की वैल्यू 1 के लिए P, J की वैल्यू है 1 2 3, तो कितनी टर्म आएंगी 3P 0 3P 1 3P 2। नेक्स्ट देखो S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, तो S की वैल्यू 1 के लिए तो कितना बढ़ेगा मल्टीप्लिसिटी 3 बनेगी, L की वैल्यू 2 के लिए d ऑर्बिटल होगा और J की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो फिर से लिख दो मल्टीप्लिसिटी 3D 3D1 3D2 3D3। नेक्स्ट देखो S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 3, मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 3, L इक्वल टू 3 के लिए F ऑर्बिटल J 2 3 4, तो टर्म्स लिख दो सॉरी 3f1 3f2 3f3, टोटल टर्म्स कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4p 4d के लिए आपके पास 12 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आ गई। अब इसमें मैं अपने आप क्वेश्चन ऐड करती हूँ क्या कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स तो आपने निकाल ली, लेकिन हुंड रूल की हेल्प से मुझे एनर्जी को निकाल के बताओ कि एनर्जी के लेवल्स कैसे स्प्लिट होंगे, ठीक है। हुंड रूल में सबसे पहले रूल क्या था, अब इसको मिटा देते हैं, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आ गई ना, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आने के बाद हम देखते हैं कि लिखा कैसे जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये भी दिया होगा कि भाई इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करने पे कैसे लिखा जाएगा वो देखो एक बार। मैं हुंड के रूल लिख देती हूँ, आपके एक बार रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहला रूल था हुंड का, सबसे पहला लोएस्ट S लाइज हाईएस्ट, सेकेंड रूल था लोएस्ट L लाइज हाईएस्ट, जितनी कम S की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी कम L की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। थर्ड हाईएस्ट J लाइज हाईएस्ट, और ये किस केस में था जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो,
4 था हाईएस्ट जे लाइज लोएस्ट, किस केस में? जब मेरे पास ऑर्बिटल जो है वो ग्रेटर देन हाफ फेल्ड हो, हाईएस्ट जे लाइज लोएस्ट। ठीक है, तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है एनर्जी का। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स ये दी हुई है, इसमें देखो सबसे पहले वैल्यू निकालो एस की वैल्यू सबसे कम किस में है? 1 1 1, इन सब में एस की वैल्यू सबसे कम है और ज्यादा किस में है? 3 3 3। तो इन टर्म्स के लिए यहाँ से शुरू लोगे यहाँ तक, इन टर्म्स के लिए आपके पास एस की वैल्यू ज्यादा है, एस की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। अब एस को छोड़ो, बात करते हैं एल की। लोएस्ट एल लाइज हाईएस्ट, जिसमें एल की वैल्यू सबसे कम होगी वो ऑर्बिटल सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा। सबसे कम एनर्जी का देखो, जिसमें एल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। तो एल की वैल्यू ज्यादा किसमें है? एफ वाले के लिए, तो यानी कि इस वाले की एनर्जी सबसे कम होगी। थर्ड देखो हाईएस्ट जे लाइज हाईएस्ट, जिसमें जे की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हमने ये तो देख लिया कि 3f वाले जो कॉम्बिनेशन है 3f1 3f2 3f3, इनकी एनर्जी सबसे कम होगी, लेकिन इसमें भी सबसे कम किसकी होगी? जिसमें j की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्बिटल है 4p और 4d उन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये लेस देन हाफ फील्ड है। लेस देन हाफ फील्ड है तो j वाला ये रूल फॉलो होगा, जिसमें j की वैल्यू सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे कम। तो सबसे पहले इसकी एनर्जी लिखी जाएगी 3f1 3f2, उसके बाद आएगा 3f3। एनर्जी के लिए ऑर्बिटल भरते हुए सबसे पहले प्रायोरिटी s को देनी है, फिर l को, फिर j को। अब देखो उसके बाद टर्म आएगी 3d1 वाले 3d2 वाले 3d3 वाले, लेकिन इस केस में भी क्या होगा? s और l की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, s इसमें भी 3 3 3 है, l इसमें भी d d d है। अब किस पे डिपेंड करेगा? j पे। j की वैल्यू सबसे कम किसमें है? इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो एनर्जी की टर्म सबसे लोएस्ट ये वाली होगी। देखो 3d1 3d2 3d3। अब देखो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब बात करते हैं इनकी। इस केस में भी s की वैल्यू 3 3 3, l की वैल्यू p p p, यानी कि l की वैल्यू इन दोनों में तीनों में सेम है। l की वैल्यू 1 इसके लिए, 1 इसके लिए और 1 इसके लिए। तो सबसे पहले j किसके लिए कम है? 0 1 2। तो सबसे पहले टर्म कौन सी आएगी? 3p0 देन 3p1, उसके बाद 3p2। आगे देखो अब मेरे पास टर्म बच गई है 1p1 1p2 1f3। इस केस में सबसे पहले s की वैल्यू पे ध्यान दो, s की वैल्यू सबके लिए सेम है 1 1 1। बात करते हैं l की। l की वैल्यू 1 2 3, जिसके लिए l की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो l की वैल्यू ज्यादा इसके लिए है, तो टर्म कौन सी लिखी जाएगी? पहले 1f3, उसके बाद 1d2 और उसके बाद 1d1। ये होता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन के थ्रू आपने कितनी चीजें सीखी कि L और S कपलिंग में ऑर्बिटल को कंबाइन कैसे करना है, कुंड रूल समझा, और एनर्जी को अरेंज कैसे करना है। अगला जो क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें एनर्जी को ऐसे ना लिख के एनर्जी की टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एनर्जी डायग्राम बना के इन टर्म्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो था वो गेट 2012 में आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन निकालने में आपको शायद 5 से 7 मिनट लगेंगे, और ये क्वेश्चन शायद 3 नंबर का आया हुआ था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ L और S की कपलिंग की हेल्प से आप एनर्जी की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है, लेकिन उसमें क्या करेंगे? एनर्जी की टर्म्स को ना लिख के उनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन, ये नॉन इक्विवेलेंसी का एक न्यूमेरिकल वर्क करते हैं हम। उसके बाद आपको LS कपलिंग के लिए इक्विवेलेंट सिस्टम और नॉन इक्विवेलेंट सिस्टम दोनों के लिए समझ में आ जाएगा। ये समझने के बाद जो न्यूमेरिकल करेंगे वो करेंगे JJ कपलिंग के ऊपर। ठीक है, तो LS कपलिंग और JJ कपलिंग के न्यूमेरिकल जो गेट या नेट में आए हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे इसकी हेल्प से। देखो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ 3p 4p की, इसमें भी क्या है देखो, उसमें क्या किया था मैंने, n सेम था मेरे पास, l की वैल्यू अलग थी। इस केस में क्या है,
n अलग है, l की वैल्यू सेम है। l इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, लेकिन n इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अभी सिस्टम में देखो 3p 4p वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब इसके लिए निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं s की वैल्यू। s की वैल्यू क्या होगी, s1 माइनस s2 2s1 प्लस s2। जैसा कि मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, s1 की वैल्यू भी 1/2 और s2 की वैल्यू भी 1/2, तो s की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 1/2 माइनस 1/2 2 1/2 प्लस 1/2। तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 to 1। तो s की दो वैल्यू आ गई आपके पास, 0 और 1। अब निकालो l की वैल्यू। l की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो l1 की वैल्यू भी 1 है और l2 की वैल्यू भी 1 है। तो l1 की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, l1 इक्वल टू 1, l2 इक्वल टू 1। तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 माइनस 1 2 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो कितनी वैल्यू आ गई l की, 0 1 2। तो s की वैल्यू 0 और 1, l की वैल्यू 0 1 2। अब निकालते हैं हम ls कपलिंग, इस केस में क्या होगी, इधर निकालते हैं। ठीक है, ls की कपलिंग करो। पहली टर्म s इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0। पहले केस में s इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0। तो j की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, l माइनस s टू l प्लस s। तो j की वैल्यू भी 0, s इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0। नेक्स्ट में देखो s इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1। सेकंड केस इज s इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1। तो j की वैल्यू l माइनस s टू l प्लस s। तो j की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 0। तो j की वैल्यू 1। थर्ड केस में s इक्वल टू 0, l की वैल्यू 2। s इक्वल टू 0, l की वैल्यू 2। तो j की वैल्यू 2 माइनस 0 टू 2 प्लस 0, 2 माइनस 0 टू 2 प्लस 0। तो कितनी वैल्यू आ गई j की, 2 माइनस 0 टू 2 प्लस 0 2। तो j की वैल्यू 2। आगे क्या है, s की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। s इक्वल टू 1, l की वैल्यू 0। तो s इक्वल टू 1 और l की वैल्यू 0। तो j की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 0। तो j की वैल्यू 1। अगले केस में s इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1। तो j की वैल्यू 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1। तो 0 1 2। इनको ना लेते हैं 1 2 3 4 5, अब करते हैं 6। s इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, s इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2। तो j की वैल्यू 2 माइनस 1 टू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 टू 2 प्लस 1। तो कहां से कहां तक आ गई वैल्यू, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3। तो 1 2 3। कितनी टर्म्स आ गई, देखो s इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कहां से शुरू है, s इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, s इक्वल टू 0, l इक्वल टू 2, s इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2। सिर्फ इन्हीं टर्म्स को कंसीडर करो। एक बार देखो, इस साइड वाले को मिटा के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखो भाई, सबसे पहले लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कौन सी होंगी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखने के लिए फॉर्मूला क्या था, 2s प्लस 1 l j। तो पहले ये वाली टर्म लिखो, s इक्वल टू 0, तो कौन सी टर्म 1, l की वैल्यू 0 तो s, और j की वैल्यू 0 तो 0। अगली टर्म s इक्वल टू 0 यानी कि 1, 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, l इक्वल टू 1 के लिए p और j इक्वल टू 1 के लिए 1। थर्ड में देखो s इक्वल टू 0 दैट मीन 2s प्लस 1 इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2 तो d और j इक्वल टू 2 में 2। फोर्थ टर्म में देखो s इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1 है तो 2s प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी कि ट्रिपलेट बन गया। l इक्वल टू 0 में s और j की वैल्यू 1। नेक्स्ट देखो
S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, तो J की वैल्यू 0 1 2, तो टर्म्स कौन सी? S इक्वल टू 1 के लिए 3, L इक्वल टू 1 के लिए P, 3P0, 3P1, 3P2, और नीचे S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, तो S इक्वल टू 1 के लिए 3, L इक्वल टू 2 के लिए D, और J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, और J इक्वल टू 3। तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3p 4p वाले सिस्टम के लिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आई टोटल वो कितनी आ गई? 10। अब इन 10 टर्म्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ना लिख के इनका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना के, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेवल स्प्लिट कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास कौन सा ऑर्डर था? 3p 4p था, और ये टूटेंगे कैसे? सबसे पहले मैं ऑर्डर बनाती हूँ यहाँ पे कि 3p 4p था, तो सबसे पहले किस पे वैल्यू पे डिपेंड करते हैं? s की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अब s की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? s की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू 1 है, तो ये दो में टूटेंगे। अब आपको होम रूल के अकॉर्डिंग पता है s इक्वल टू 0, यानी कि जितनी कम s की वैल्यू होगी उतना एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा s की वैल्यू होगी उतना एनर्जी लेवल कम होगा। सबसे पहले डिपेंडेंस जो होती है वो s पे होती है, तो मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं। ये है मेरे पास s इक्वल टू 0 के लिए, और ये है मेरे पास s इक्वल टू 1 के लिए। s इक्वल टू 1 नीचे क्यों आया? क्योंकि s इक्वल टू 1 यानी कि s की ज्यादा वैल्यू, s की ज्यादा वैल्यू है तो एनर्जी की वैल्यू नीचे आएगी, s की वैल्यू कम है तो एनर्जी लेवल डायग्राम में s ऊपर आएगा। अब s इक्वल टू 0 के बाद ये किसमें स्प्लिट हो जाएंगे? अब डिपेंड करेंगे l की वैल्यू पे। अब s इक्वल टू 1 वाले, s इक्वल टू 1 में कौन सी टर्म आती है? 3, जिनकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, क्योंकि s इक्वल टू 1 के लिए 2s प्लस 1 यानी कि 3s1, 3p0, 3p1, 3p2, 3d1, 3d2, 3d3। अब देखो ये तो किसमें स्प्लिट होंगे? s इक्वल टू 1 में, और s इक्वल टू 0 के लिए कौन सी टर्म है? 1s0, 1p1, 1d2, तो s इक्वल टू 0 के लिए बनाते हैं पहले, ये 3 उसमें स्प्लिट हुआ है मेरे पास। अब 1s0, 1p1, 1d2 में कौन सी टर्म सबसे नीचे आएगी? एक बार इधर देखो, कौन सी टर्म सबसे नीचे आनी चाहिए? L की वैल्यू पे कौन सी? S P D, फिर उसके बाद J की वैल्यू 0 1 2, तो जितनी ज्यादा L की वैल्यू होगी उतनी ही कम एनर्जी की वैल्यू होगी। L की वैल्यू ज्यादा किसमें है? D P S, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, तो सबसे कम L की वैल्यू किसमें है? तो ये सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे पहले 1s0, फिर उसके बाद 1p1, और फिर उसके बाद 1d2, ये आ गए। अब देखो s इक्वल टू 1 के लिए 3s1, 3p0, 3p1, 3p2, 3d1, 3d2, 3d3। अब देखो ये कैसे स्प्लिट होगा? जिसमें j की वैल्यू सबसे ज्यादा है, j की वैल्यू 3d3, 3d2, 3d1, सबसे पहले इस पे डिपेंड करता है l की वैल्यू पे, तो l की वैल्यू सबसे कम इसमें है, तो ये एनर्जी लेवल सबसे ऊपर आना चाहिए, तो इसके लिए बना दो सबसे ऊपर। ये कौन सा है? 3s1, क्योंकि इसमें l की वैल्यू सबसे कम है तो ये सबसे ऊपर आएगा। अब l की वैल्यू p p p, l की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 1, और d d d, l की वैल्यू कितनी है? 2, तो l की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें आई? इसमें, तो ये सबसे नीचे आएगा, यानी कि d वाले जो है वो सबसे नीचे आएंगे। इधर देखो ये 3 में स्प्लिट हो जाएंगे। इसमें भी जिसमें j की वैल्यू सबसे ज्यादा वो सबसे ऊपर, जिसमें j की वैल्यू सबसे कम वो सबसे नीचे। ये किसके हैं? 3d 3d 3d। अब 3d में j की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें तो सबसे ऊपर, j इक्वल टू 3, फिर j इक्वल टू 2, और फिर j इक्वल टू 1। इनका भी काम खत्म। अब इन पे बात करो, जिसमें j की वैल्यू सबसे ज्यादा, ये भी 3 में स्प्लिट होगा। जिसमें j की वैल्यू सबसे ज्यादा वो सबसे ऊपर, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 0, तो j इक्वल टू 0 के लिए सबसे नीचे, फिर j इक्वल टू 1, और फिर j इक्वल टू 2। ये किसके लिए है? 3p 3p 3p। तो देखो सबसे पहली टर्म सबसे नीचे कौन सी आई? 3d1, 3d2, 3d3, 3p0, 3p1, 3p2, उसके बाद कौन सा आया? 3s1, फिर 1d2, फिर 1p1, फिर 1s0। तो अगर आपको होम रूल पता है तो आप एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। अगर वो नहीं लिखना एग्जाम में दे दे
कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक डायग्राम बना के दिखाओ कि एनर्जी लेवल कैसे लिखे गए हैं, तो आप ये डायग्राम की हेल्प से बता सकते हो। सबसे मेन बात ये है कि आपको एलएस कपलिंग आनी चाहिए, उसके बाद हुंड रूल का पता होना चाहिए। हुंड रूल का पता है तो एनर्जी को इंक्रीज न्यूमरेटर में लिखा जा सकता है, और अगर वो पता है तो आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक थी आपकी एलएस कपलिंग और उसके न्यूमेरिकल। मैंने टफ सेट ऑफ न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं ताकि नेट या गेट में किसी भी लेवल के न्यूमेरिकल आए आप उसको निकाल पाओ। अब जो अगली वीडियो में करेंगे वो क्या करेंगे, जे कपलिंग के ऊपर न्यूमेरिकल, और थोड़ा सा जो पोर्शन लेंगे वो लेंगे जीमन इफेक्ट का जस्ट एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस वीडियो में आपका एलएस कपलिंग के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। नेट और गेट के न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं आएंगे, आप सिर्फ ये न्यूमेरिकल पढ़ो और बाकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से अगली वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जे कपलिंग के